जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। हम फिर से हाजिर हैं नए सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को एक नया आयाम देंगे। तो जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइएगा और उन सभी बच्चों को जोड़ दीजिएगा इस वीडियो के साथ जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा है और जो यूपी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से जोरदार धमाकेदार स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ओआरएस के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाता है। देखो, अगर किसी बच्चे में दस्त है यानी कि डायरिया हो गया है तो उसको ओआरएस देंगे, ठीक है। ओआरएस के साथ और क्या क्या दे सकते हैं, इसमें ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, विटामिन या जिंक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिए। देखो, किसी बच्चे में क्या हो गया, डायरिया हो गया। डायरिया हो गया तो हम उसको क्या दे रहे हैं, ओआरएस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ओआरएस दे रहे हैं। ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट इसका होता है ये 20.5, ये 20.5 ग्राम की पैकेट में आता है। कितना आता है, 25.5 ग्राम के पैकेट में। जो ये 20.5 ग्राम का पैकेट आता है इसको हम कितना, 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करते हैं। कितना, 1 लीटर वाटर के अंदर इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं यानी घोलते हैं, ठीक है। इस 1 लीटर पानी में जो घोला हुआ ओआरएस है इसको 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना रहता है, ठीक है। अगर भैया 24 घंटे में इस्तेमाल नहीं किया तो इसका सत्यानाश हो जाएगा, इसको नहीं पी सकते, पीने लायक नहीं रह जाएगा, तब इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, फिर नया घोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है, इसको 20.5 ग्राम की पैकेट में आता है। 1 लीटर पानी में इसको घोलकर जो है 24 घंटे में इस्तेमाल किया जाता है। जो आप घोल तैयार करेंगे यानी सॉल्यूशन बनाएंगे उसी को कहीं कहीं आप देखेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन कैसे करता है, ये करता है क्या, ये रिस्टोर करता है, रिस्टोर करता है बॉडी फ्लूइड्स को। ये बॉडी से रिस्टोर करता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है, पानी को, जो बॉडी का फ्लूइड है उसको फिर से रिस्टोर करता है। और क्या करता है, ये रिस्टोर करने के बाद डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो जाएगा तो बच्चा जो है फिर से रिहैबिलिटेट हो जाएगा, रिहाइड्रेट हो जाएगा और आराम हो जाएगा उसे, ठीक है। तो क्या होता है ओआरएस का फुल फॉर्म, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या सॉल्यूशन, ठीक है। 20.5 ग्राम की पैकेट में आता है, 1 लीटर पानी में घोला जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको पीना होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को फिर से मेंटेन कर देता है। कैसे करता है, ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करके बॉडी फ्लूइड को रिस्टोर करता है, जिससे डायरिया की वजह से जितना फ्लूइड लॉस हुआ होता है वो फिर से रिहेबिलिटेट हो जाता है। बच्चा इसको पीने से रिहाइड्रेट होता है, रिहेबिलिटेट हो जाता है। क्लियर है। 20.5 mg 20.5 ग्राम की ये जो पैकेट है इसमें कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड रहते हैं ओआरएस के। देखो, पहले तो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये कितना होता है, 2.6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद होता है पोटेशियम क्लोराइड, ये कितना होता है, 1.5 ग्राम। उसके बाद क्या होता है,
सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, और इसके साथ होता है डेक्सट्रोज। इसको याद कर लेना, ये बहुत काम का है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ORS से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके ORS से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं, या फिर उसके अंदर के कंटेंट को पूछा जाता है कि कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं या कितना कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। तो 20.5 ग्राम की पैकेट में क्या हो गया, 2.6 जो हो गया ग्राम सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम हो गया, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम हो गया, और डेक्सट्रोज जो है 13.5 ग्राम होगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20.5। क्लियर? इसमें कोई डाउट? पूछ रहा है कि इसके ORS के साथ क्या दे सकते हैं, इसमें से तो हम जिंक दे सकते हैं। क्या? जिंक, ठीक है, हम जिंक दे सकते हैं। हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। जिंक जो होता है ये 10 mg और 20 mg की टेबलेट आती है, ठीक है। जो 10 mg होता है ये 2 से 6 मंथ के बच्चों को दिया जाता है, 2 से 6 महीने तक के बच्चे को, और जो 20 ग्राम की टेबलेट होती है ये 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे को दिया जाता है। कितना दिया जाता है, एक गोली दिया जाता है। कितने दिन तक दिया जाता है, 14 दिन तक, ठीक है। चाहे 6 से 5 साल तक का बच्चा हो, 6 महीने से 5 साल तक का, या 2 महीने से 6 महीने तक का बच्चा हो। कितना, अगर 2 महीने से 6 महीने का तो एक गोली देंगे 14 दिन तक, और अगर 6 महीने से 5 साल तक का बच्चा है तो 20 mg की गोली देंगे 14 दिन तक, एक गोली। क्लियर? कोई डाउट? हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है MTP एक्ट है, MTP एक्ट जो है भारतीय संसद में कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1962, 1971, 1965 और 1984। सिंपल क्वेश्चन है। MTP क्या होता है? MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो एक्ट है ये कब आया था? ये आया था 10 अगस्त को 1971 में, ठीक है। जो MTP एक्ट है वो कब आया था? 10 अगस्त 1971 को आया था। इसमें होता क्या है, इसमें जो है 24 वीक से जो कम के बेबी रहते हैं, जो फीटस होता है, जो 24 वीक से कम का होता है, उसको लीगली टर्मिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है? लीगली टर्मिनेट किया जाता है। लीगली टर्मिनेट से क्या मतलब है? इसमें इसको कानूनी तौर पर डॉक्टर की सलाह एवं रजामंदी से बेबी को क्या किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस जो टर्मिनेशन है इसकी कुछ कंडीशन है, इसलिए तो इसको लीगली बोला जा रहा है। किन सूरतों में आप बेबी को टर्मिनेट कर सकते हैं, फीटस को टर्मिनेट कब कर सकते हैं? जब बच्चा जो है माँ के लिए खतरा हो। 4-5 कंडीशन, 5-6 कंडीशन है इसकी स्पेशल कंडीशन में क्या होगा, जैसे माँ के लिए अगर बच्चा कोई खतरा हो, ठीक है, माँ के लिए बच्चा खतरा हो, बच्चा खुद के लिए खतरा हो, ठीक है। तीसरा हो सकता है कोई ह्यूमिडिटेशन इफेक्ट हो, ह्यूमिडिटेरियन इफेक्ट हुआ हो। ह्यूमिडिटेरियन इफेक्ट हो तो कोई बाढ़ या कोई वो अकस्मात कोई घटना हो गई हो, कोई रेप कंडीशन हो, कुछ भी आपातकालीन स्थिति हुई हो तो ह्यूमिडिटेरियन इफेक्ट हो। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हो पेरेंट्स की, ठीक है, वो इतने गरीब हों कि वो आगे चल के बच्चे को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। या फिर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन है, पर किसी भी कंडीशन में अगर कंट्रासेप्शन फेल हुआ हो तो। क्लियर? बच्चे के लिए खतरा हो, माँ के लिए खतरा हो, कोई ह्यूमिडिटेरियन इफेक्ट हो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हो या कोई कंट्रासेप्शन फेलियर हो, इन कंडीशनों में लीगली जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूज की जाती है। कब आया था? 10 अगस्त 1971 को। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर बी इज अ
करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? 5,000, 10,000, 30,000 या 50,000? बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? एक पीएचसी है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो कितनी आबादी के लिए होता है? देखो इसमें दो कंडीशन है। अगर हिली एरिया है, ठीक है, तो 20,000 पर एक पीएचसी होगा, और अगर प्लेन एरिया यानी कि समतल भूमि है तो 30,000 पर एक पीएचसी। समझ आया? यानी एक पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होता है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो क्या करता है, अगर हिली एरिया है तो 20,000 की जनसंख्या, 20,000 की पॉपुलेशन को कवर करेगा, और अगर समतल भूमि है, नॉर्मल जैसे हम लोग जिधर रह रहे हैं इधर समतल भूमि है, तो क्या होएगा, 30,000 की जनसंख्या कवर करता है, पॉपुलेशन कवर करता है। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन के कौन सा? सी इज अ करेक्ट आंसर, 30,000, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हिली ऑप्शन या पहाड़ी क्षेत्र नहीं पूछा गया है। तो पहाड़ी क्षेत्र नहीं, सिर्फ क्वेश्चन कितनी आबादी कवर कर रहा है, तो 30,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एनी डाउट? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी सा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? सन 2000, 2002, 2005 या 2007? बहुत ही सिंपल क्यूट सा क्वेश्चन आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, देखो सिंपल सी बात है, ये अप्रैल में आया था, मतलब महीना था वो अप्रैल का महीना था, ठीक है। कितना? अप्रैल में आया था। सन कौन सा था? 2005। अक्सर करके ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर करके आपसे पूछा जाता है एनआरएचएम की शुरुआत कब की गई थी? तो सन 2005 में की गई थी, ठीक है, अप्रैल 2005। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सन 2005। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत में जन्मे नवजात शिशु का वजन सामान्यतः कितना होना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन, आंसर भी सिंपल। देखो नॉर्मल वेट पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 2.5 kg से 3.5 kg, ठीक है। अगर 3.5 kg से ऊपर का वजन है तो ओवरवेट बेबी, ठीक है। ओवरवेट बेबी यानी मैक्रोसोमिया, जो ज़्यादातर जीडीएम में देखने को मिलता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि वो प्रेगनेंसी के समय पर जो शुगर की कंडीशन की वजह से बच्चे का वजन बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, नॉर्मल पूछा तो 2.5 किलो से 3.5 किलो तक के बच्चे का नॉर्मल वजन है। अगर 2.5 किलो से कम होता है बच्चे का वजन तो इसे बोलते हैं 2.5 kg से अगर कम का बच्चा है तो इसको बोलते हैं LBW, लो बर्थ वेट बेबी। क्या बोलते हैं? लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। और अगर 1.5 किलो से कम का वजन का बच्चा है, अगर 1.5 किलो या उससे कम का बच्चा है तो वेरी LBW, वेरी LBW, क्या? 1.5 kg से कम का हुआ तो, यानी बच्चे का वजन। और एक होता है 1 किलो से अगर कम हुआ तो ELBW, ई बोले तो एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्या होता है? नॉर्मल वजन 2.5 से 3.5 किलो, 2.5 किलो से कम तो LBW, 1.5 किलो या उससे कम तो 1.5 किलो से कम तो वेरी LBW, और 1 किलो से कम हुआ तो एक्सट्रीम LBW या एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया है जनगणना से रिलेटेड कि पिछली जनगणना कब की गई थी। देखो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर पेपर में आते हैं। तो जनगणना सिंपल से है और पिछले 14-15 सालों से इसका आंसर भी सेम है। पिछली जनगणना कब की गई थी? 2011 में की गई थी। कब की गई थी? 2011 में। ठीक है। पॉपुलेशन की जो गिनती है यानी जो जनगणना है वो कब होती है? एवरी 10 ईयर, हर 10वें साल पे जनगणना की जाती है। तो इसके हिसाब से अगली जनगणना कब होनी थी? 2021 पे, पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उस समय हमारे कोविड चाचा आ गए थे। कौन आ गया था? कोविड-19। इसकी वजह से जनगणना नहीं हो पाई 21, 22, 23 में। 2024 में भी नहीं हो पाई। शायद नेक्स्ट ईयर यानी 2025 तक ये जनगणना हो पाए। लेकिन और अगर ये जनगणना 2025 में होती है तो इसके 10 साल बाद यानी कि 2035 में अगली जनगणना होने के चांस हैं। हालांकि अभी इसका कुछ अता पता भी है नहीं। ठीक है। तो आंसर क्या है? 2011। पिछली गणना कब, जनगणना कब हुई थी? जनों की गणना कब हुई थी? 2011। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखो जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 0.5 mg की जो टैबलेट होती है क्लोरीन की, ठीक है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5 mg होनी चाहिए। 0.5 mg की जो टैबलेट होती है, ठीक है, इसको कितना पानी प्योरीफाई कर सकते हैं? 20 लीटर वाटर। ठीक है। 0.5 mg की टैबलेट जो होती है क्लोरीन की, उससे कितना पानी क्लीन हो सकता है? 20 लीटर वाटर प्योरीफाई हो सकता है। ठीक है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा पता करने के लिए जिस टेस्ट को किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0.5 mg, यानी कि फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो होता है इसको पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट करते हैं। कितनी होनी चाहिए इसका पता जो है इस टेस्ट से करते हैं। इसका जो नॉर्मल क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 0.5 mg की जो क्लोरीन की टैबलेट होती है वो 20 लीटर पानी को क्लीन करती है। जो क्लोरीन की टैबलेट आती है वो इसी हिसाब से आती है 0.5 mg के हिसाब से। तो 0.5 mg जो है वो 20 लीटर पानी को क्लीन करेगा। ठीक है, नॉर्मल क्राइटेरिया के हिसाब से। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया? 0.5 mg पर लीटर। क्लियर? और फिर से आपकी स्क्रीन पे एक बेहतरीन क्वेश्चन, टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है या कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडाल टेस्ट, सिक टेस्ट, कान टेस्ट या मॉन्टेक्स टेस्ट? देखो जो टाइफाइड है ये किससे होता है? ये होता है साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है? साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये क्या करता है? बॉडी में डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए? डायरिया के लिए। कैसा डायरिया? पी सूप डायरिया। पी सूप डायरिया। ठीक है। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है? डायरिया क्रिएट करता है। डायरिया कैसा होता है? पी सूप, एकदम बहुत ही पतला वाटरली डायरिया होता है इसमें पेशेंट के अंदर। ठीक है। ये डायरिया
3 कंडीशन में हो सकता है। ये एक्यूट हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है और क्रोनिक हो सकता है। ठीक है, 3 फेज में डायरिया हो सकता है, कम, सामान्य से थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें जो डायरिया होता है, इस डायरिया के लक्षण क्या है जिससे आप जान पाएंगे कि ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि डायरिया तो अदर कंडीशन, अदर बीमारियों में भी हो सकता है ना, लेकिन साल्मोनेला टाइफी की वजह से जो डायरिया हो रहा है उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं? इसमें रोज स्पॉट पड़ता है। क्या आता है? रोज स्पॉट। गुलाब है ना, रोज देखते ही गुलाब का ध्यान हो गया, गुलाब। तो गुलाब स्पॉट यानी कि गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ते हैं शरीर पर। क्या? रोज स्पॉट जो होता है, गुलाबी रंग के निशान, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे। कहाँ कहाँ? स्पेशली चेस्ट पे और एब्डोमेन पे। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फैगेट साइन पाया जाता है पेशेंट में। फैगेट साइन, फैगेट साइन क्या होता है? इसमें पेशेंट को बुखार आता है। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि टाइफाइड बुखार हो गया है। ठीक है, फैगेट साइन इसमें क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया यानी कि जो नॉर्मल पल्स रेट होती है उससे पल्स बहुत ही कम हो जाती है, तो इसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। उस पर भी सोने पे सुहागा क्या होता है? डाइकोर्टिक पल्स फील होती है। क्या? डाइकोर्टिक पल्स फील होनी आती, यानी कि 2 पल्स एक साथ फील होती है। ठीक है, ये लक्षण है कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से जो डायरिया हो रहा है या जो टाइफाइड हो रहा है उसमें क्या है, ये लक्षण है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? रोज स्पॉट पड़ सकता है, चेस्ट एंड एब्डोमेन पर फैगेट साइन आ सकता है जिसमें पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, साथ में बुखार आएगा और उसकी पल्स डबल फील होती है, यानी डायकोटिक पल्स फील करते हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए इस डायरिया को जो डॉक्टर्स जो है उसे एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्या? एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग में जो है डॉक्टर की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? सेफ्ट्रेक्सोन। क्या? सेफ्ट्रेक्सोन। ठीक है, सेफ्ट्रेक्सोन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफाइड का इलाज करने के लिए। तो इसको साल्मोनेला टाइफी को पता लगाने के लिए क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में कौन सा टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट करके टाइफाइड का पता लगाया जाता है कि टाइफाइड बुखार आ रहा है कि नहीं, कि पेशेंट में साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए, बिडाल टेस्ट। ऑप्शन देख लीजिए। सिक टेस्ट, सिक टेस्ट डिप्थीरिया में करते हैं। नेक्स्ट कान टेस्ट, कान टेस्ट जो है सिफिलिस के लिए करते हैं। और एक होता है VDRL टेस्ट, वो भी सिफिलिस के लिए किया जाता है। VDRL टेस्ट में जो है स्क्रीनिंग की जाती है, एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है, और कान टेस्ट में ब्लड टेस्ट करके सिफिलिस का पता लगाया जाता है। ठीक है, वो स्क्रीनिंग है, ये ब्लड टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी नेक्स्ट है मोन्टेक्स टेस्ट। मोन्टेक्स जो टेस्ट करके ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाया जाता है। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आशा या आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी पर सेवाएं प्रदान करती हैं? 500, 1000, 2500 या 5000? एक आशा सहयोगिनी कितनी जनसंख्या पर सेवाएं प्रदान करती हैं? देखिए, आशा आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज
एक्टिविटीज़। ठीक है, ये जो आशा है ये कौन से प्रोग्राम के थ्रू आई हुई है? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कब आया था ये प्रोग्राम? ये आया था 2005 में। इस प्रोग्राम का पुराना नाम क्या था? अम्ब्रेला प्रोग्राम। क्या था? अम्ब्रेला प्रोग्राम। इस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम जो था, इसका ओल्ड नेम क्या है? छाता प्रोग्राम, यानी कि अम्ब्रेला प्रोग्राम। ठीक है, इस और पूछ रहा है एक आशा कितनी जनसंख्या कवर करती है? तो लगभग 1000 की जनसंख्या जो है कवर करती है एक आशा। ठीक है, पॉपुलेशन 1000 पर एक आशा होती है, 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा वर्क करती है। लेकिन अगर यही भी पूछ जाता है कितने घरों को कवर करती है एक आशा, कितने घरों को कवर करती है? तो 450 होम, 450 घरों को एक आशा कवर करती है। अगर पॉपुलेशन पूछेगा तो 1000, और अगर होम या घर पूछेगा तो 450। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट जो है, इस अधिनियम के तहत कितनी अवधि में पंजीकरण करवा लेना चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन या 21 दिन? देखो पूछ क्या रहा है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन पूछा। इसका रजिस्ट्रेशन अगर घर में कोई पैदा हो गया है, कोई मर गया है, तो कितने अवधि में करवा लेना चाहिए? तो देखो बर्थ का है 14 दिन और डेथ का है 7 दिन। लेकिन ये पुराना नियम था, अब ये नियम हटाकर नया नियम पारित किया गया है। उसके अकॉर्डिंग चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, आपको 21 दिन के भीतर बनवाना होता है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नए नियम के अकॉर्डिंग जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो है वो 21 दिन के भीतर करवा लेना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ये 7 दिन और 14 दिन जो था, इससे पहले वाला नियम था, अब इसको हटा के इसको नया लॉन्च किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए हेल्पफुल होता है? ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन। ये बताइए इसमें से कौन सा पोषक तत्व है जो टिश्यू रिपेयर के लिए हेल्पफुल होता है? आंसर कीजिए। देखो पहला ऑप्शन क्या है? विटामिन। विटामिन, देखो विटामिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से? ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं? बी और सी। फैट सोल्यूबल कौन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गया। अब देखो जो विटामिन ए है, इसका केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल। क्या है इसका केमिकल नेम? विटामिन ए का रेटिनॉल। फिर है विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, फिर विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होगा? टोकोफेरॉल। ठोकोफेरॉल नहीं, टोकोफेरॉल। और उसके बाद विटामिन
के, विटामिन के का क्या है, फाइलो क्यूनोन, क्या है, फाइलो क्यूनोन या क्यूनॉल, जो भी है, अलग अलग बुक्स में स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, लेकिन फाइलो क्यूनोन, ठीक है। ये चारों क्या हैं, ये चारों के चारों फैट सोल्यूबल विटामिन है। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, थायामीन। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्वेश्चन आया था ना पिछले साल। ये किस में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में। किस में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला ऑप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी के लिए होता है, ये एनर्जी रिक्वायर को फुलफिल करता है, एनर्जी रिक्वायर्ड को फुलफिल करता है, ठीक है। अगला क्या है, फैट। फैट जो है वो फैट के डिपोजिशन में ही हेल्प करता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। तभी तो देखा होगा ना, जिम जाते हैं लोग, तो जिम में क्या करते हैं, वहाँ पे जिम ट्रेनर क्या करता है, उनको प्रोटीन पीने की, प्रोटीन खाने की सलाह देता है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करो। जितना आप प्रोटीन खाओगे, जितना प्रोटीन पियोगे, उतना क्या होगा, आपकी बॉडी बिल्ड करेगी, बॉडी अच्छी बनेगी। तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन और क्या करता है, टिश्यू की रिपेयरमेंट में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयरमेंट में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टिश्यू रिपेयर के लिए हेल्पफुल होता है, तो आंसर डी, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, ये जो है प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए और साथ ही टिश्यू रिपेयर में हेल्पफुल होता है। क्लियर। आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे हर विद्यार्थी अपनी UPNM की तैयारी को बहुत ही सुदृढ़ बना सके। साथ ही कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।